स्वाति, दिव्या, अर्पित, वीरू, पूजा, नितिन, उसके बाद में अनमोल, स्वाति एंड इमरान, सैंडी, मिस ऋषि, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो गलती से आपके थंबनेल पे धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो टॉपिक का नाम पड़ गया है। उसको मैं करेक्ट करवा दूंगी, उसको चेंज करवा दूंगी, ठीक है? गलती से भैया से हो गया है वो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आप ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कल मैंने आपको लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था 1917 और 1918 का अधिवेशन, जिसमें मैंने बोला था कि 1917 का अधिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष यहाँ पर बनी थी, ठीक है? उसके बाद में प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आज हमें पढ़ना है यहाँ से। अब यहाँ से जो हमें पढ़ना है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने बताया कि कांग्रेस का अधिवेशन 1 साल में 1 बार होता था। बताया है कि नहीं बताया है? जल्दी से बताओ, यस या नो? बताया है ना मैंने आपको कि भाई आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1 साल में 1 बार होता था। ये आपको ध्यान रखना है। राहुल सर की फोटो लगी है। राहुल सर की क्लास चल रही है इस टाइम। मैं समझ नहीं पा रही हूँ बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे ये बताओ कि क्लास मेरी चल रही है या राहुल सर की क्लास चल रही है? राहुल सर की भी क्लास चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ये तो राहुल सर की क्लास तो 2 बजे होती है। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करवाती हूँ, है ना? वेट प्लीज। अच्छा चलो। अच्छा, मेरी ही चल रही है, फोटो राहुल सर की आ रही है। एक मिनट रुको, पहले तो मैं कैमरा ठीक करूं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ। रुक जाइए। कोई बात नहीं, राहुल सर की फोटो आ रही है, लेकिन आपको पता है ना क्लास तो क्लास मेरी चल रही है। मैं ठीक करवा दूंगी, वो गलती से हो गया होगा, टेक्निकल इशू हो जाता है कई बार। ठीक है, टेक्निकल इशू हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं। चलो अब पहले मुझे ये बताओ, अभी आपको कैमरा ब्लर तो नहीं कर रहा है? जल्दी से बताएं एक बार, कैमरा ठीक है या नहीं? अब आप मुझे ये बताओ पहले। अब नहीं होगा ब्लर? ठीक है, राहुल सर की फोटो आ गई है। मैं उसको ठीक करा दूंगी, गलती से हो गया होगा, कई बार हो जाता है टेक्निकल इशू। अब बताइए, अभी सब कुछ क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा, आगे बढ़ूं? सब ओके तो एक बार थम्स अप कर देंगे बच्चों। सही है अब? ओके है, चलो। देखो, अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर बात करती हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1 साल में 1 अधिवेशन होता था। लेकिन कई बार ऐसे साल हुए हैं जब 2-2 बार अधिवेशन बुलाना पड़ा, और वो क्या कारण था वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मेरी बात को सुनो। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो 1920 में एक तो हुआ था आपका रेगुलर जो सेशन होता था। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ। बेटा प्लीज अब पढ़ लो, बातें मत करो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। रिक्वेस्ट है, प्लीज अब पढ़ लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1920 और 1920, ये 2 बार अधिवेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। 1920 और 1920 क्लियर है? अब सुनिए यहाँ पर,
तो एक बार लिखा हुआ है वीर राघवाचार्य जी की अध्यक्षता में नागपुर में, और एक बार लिखा हुआ है कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में। तो इनमें से पहले वाला कौन सा हुआ था? अब देखो, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। देखो, 1920 में बेटा एक अधिवेशन हुआ था आपका, कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान से सुनना, कलकत्ता अधिवेशन। और ये 1920 में जब हुआ तो ये एक विशेष अधिवेशन था, और ये विशेष अधिवेशन मतलब एक स्पेशल सेशन यहाँ पे बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1920। आपको मैं बता दूं कि इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ दिस सेशन, लाला लाजपत राय जी थे, लाला लाजपत राय जी। और इस अधिवेशन में क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन से या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यहां पे केवल पेश किया गया था, पुष्टि नहीं हो पाई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका विरोध कर दिया था, असहयोग आंदोलन का। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर फिर मैं बात करती हूं तो इसके बाद रेगुलर अधिवेशन हुआ 1920 में नागपुर में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वी राघवाचारी या विजय राघवाचारी, आप जो बोलना चाहें, वी राघवाचारी। और यहां पे क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि, प्रस्ताव की पुष्टि, यानी अप्रूवल मिल गया था यहां पर असहयोग आंदोलन को कि ये प्रस्ताव ठीक है और आप इसको कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये दो अधिवेशन हुए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि विशेष अधिवेशन क्या पहली बार 1920 में कलकत्ता में हुआ था? नहीं, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन फर्स्ट स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी, ये आपका कहां पर हुआ था? लिखिएगा, एक तो हुआ था 1918 में, और बेटा जी जगह थी बंबई, और अध्यक्ष थे हसन इमाम, हसन इमाम, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में आया था। उसके बाद 1920 में, फिर आपका 1930 में भी आएगा, सॉरी 23 में। तो ये आपको समझ आया कि क्या था? यहाँ पे असहयोग आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, पारित नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे विरोध कर दिया। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसकी पुष्टि किसने की थी, तो आप कहोगे पुष्टि की गई थी नागपुर अधिवेशन में, जो कि रेगुलर सेशन होता था। और कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन पहली बार 1918 में बंबई में हसन इमाम जी की अध्यक्षता में हुआ था। इतनी बात समझ आ गई है? आ गई है तो एक बार थम्स अप करें। उसके बाद में प्यारे बच्चे आपको मैं आगे ले चलती हूं, और अब हम बात करेंगे 1923 का, भी मैं लिख के ही बता देती हूं ताकि आपको, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है जो मैंने बताया। उसके बाद देखिएगा एक आपका 1923 में, ध्यान से, 1923 में काकीनाडा बंगाल में, 1923 काकीनाडा बंगाल में अधिवेशन हुआ, जो तो जो कि होता ही था। मोहम्मद अली अध्यक्ष थे। लेकिन 1923 में एक विशेष अधिवेशन जो हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताती हूं अभी। ये विशेष अधिवेशन जो कि आपका दिल्ली में हुआ है, और मैम आपने जो बताया इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की अध्यक्षता में हुआ। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष आपके आईएनसी के बने। इनकी उम्र थी 35 वर्ष की आयु, एज ऑफ 35 इयर्स। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे, और बेटा जी सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष थे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष।
सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, मतलब इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था और सबसे कम उम्र में भी ये बने थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या यहां तक ये बात समझ में आ गई है? बेटा समझ में आया करे तो प्लीज। तो आपके 1923 में कितने अधिवेशन? 2 हुए हैं। 1923 में मैम एक बंगाल में जो हुआ है, मतलब काकीनाडा में, वो रेगुलर सेशन था। और 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को बनाया गया था। ठीक है, 1923 में ये पहली बार बने थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, 35 वर्ष की मात्र इनकी आयु थी, और सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका एक अधिवेशन आता है और ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो केवल एक बार। 1924 बेलगांव अधिवेशन कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, यहाँ पे महात्मा गांधी इन्होंने की थी। और ये क्या बने थे? एक बार अध्यक्ष बने थे, मात्र एक बार। बस इतना याद रखना है। गांधी जी ने किस अधिवेशन की? 1924। ठीक है, 1924 में की थी। किस अधिवेशन की? बेलगांव अधिवेशन की। मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी अभी आज, तो जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे वही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो गांधी जी ने केवल एक बार की। फिर आपका क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी हाँ। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है आपका कानपुर अधिवेशन। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू, और ये हैं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये इस समय यहाँ पर चेयरमैन है, और ये कौन बनी है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और अगर मैं पूछूं पहली महिला अध्यक्ष कौन और कब बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन और कब बनी थी? बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है 1929 लाहौर अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे अभी तक आपने पढ़ा कि कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। अभी तक हम केवल स्वराज मांग रहे थे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए मैम पूर्ण स्वराज। वेरी गुड, 1917 एनी बेसेंट जिसने किया है, बिल्कुल सही है। 1916 में सुनीता जी लखनऊ अधिवेशन हुआ था। गलत है आपका आंसर। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये ध्यान रखेंगे आप। और इसी अधिवेशन में जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ, तो इस लाहौर अधिवेशन के बाद आपको वो लिखना है जो मैं लिखने जा रही हूं। लाहौर अधिवेशन, ध्यान से सुनो। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। कौन अध्यक्ष था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे मैम। क्या डिमांड की गई थी यहाँ पे? पूर्ण स्वराज। लेकिन क्या इससे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसी ने नहीं की थी? की थी, लिखिएगा। 1921 में हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यानी इस अधिवेशन से पहले किसने कर दी थी? हसरत मोहानी ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे
मनाने का निर्णय लिया। लेकिन ये कब लिया गया था? इस अधिवेशन में। लेकिन अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहां पर बात करूं, जैसे यहां लिखा है स्वाधीनता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस, तो अगर हम इसे प्रेजेंट में कहें तो प्रेजेंट में हम आपका वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम लोग? 15 अगस्त को। लेकिन इस समय किसको मनाने के लिए लिया गया था? तो आप कहोगे मैम 26 जनवरी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1930 को। लेकिन वर्तमान में हम कब मनाते हैं? वर्तमान में 15 अगस्त को। और 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को मैम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये था आपका लाहौर अधिवेशन, और यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी अंग्रेजों से कि अब हमें पूरी तरीके से अपना स्वतंत्र भारत चाहिए, आप यहां से जाओ। इसको नोट करो बच्चे और थम्स अप दो फटाफट से। ये कौन है? ठीक है, फटाफट करिए फटाफट। लिखिए फटाफट से। लिख लिया? लाहौर अधिवेशन। आईएनसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाना। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका 2 साल, 2 साल में आपको जो बताने जा रही हूं, ठीक है, वो देखिए। एक तो है 1930 और दूसरा साल है 1935। 1930 और 1935, इन सालों में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 से 35 नहीं कह रही हूं मैं, 1930 और 1935। 1930 और 1935, ना कि 1930 से 35। अमित, फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है क्लास में। आपको मैंने पीडीएफ कल दी ही नहीं है एडवांस में। जबरदस्ती बोलना है, बस बोलने से मतलब है। ओवर स्मार्ट मत बना करो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अगर आप इतने होशियार हो तो क्लास में क्यों आते हो अपना टाइम खराब करने? मैंने आपको कब दी एडवांस पीडीएफ इस चैप्टर की, बताओ? आप मुझे दिखाओ तो, प्रूफ तो दो कि आपने एडवांस पीडीएफ दी थी, हम नोट्स बना चुके हैं। मैंने दी नहीं है आपको पीडीएफ। पढ़ना है तो शांति से पढ़ा करो क्लास में आकर, नहीं पढ़ना है तो मुझे ज्ञान मत दिया करो आप। ठीक है? पढ़ना वढ़ना नहीं होता है आप जैसे बच्चों को, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, बस कमेंट करने क्लास में हम आते हैं। और आपकी वजह से सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं मैम, हम बहुत ज्ञानी हैं। हद होती है। जब दी नहीं है जबरदस्ती, देखना भी नहीं होता एक बार खोल के किसी भी चीज को। बच्चे, जो लाइन मैंने अभी आपको बताई है, देखो पीडीएफ में भी मेंशन है। 1930 में 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। जितने अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, मुझे लगता है कई बार तो मैंने गलती कर दी है आपको पढ़ाकर। क्योंकि आजकल सही कहा जाता है, भलाई का जमाना नहीं है। आप उसमें खुश रहते हो, 30-40 क्लास हुई, 25 क्लास हुई, हिस्ट्री खत्म, खुश, हम भी खुश। फिर बाद में पेपर में क्वेश्चन आए या नहीं आए? संजू, अगर मैंने एडवांस पीडीएफ दी है और आप अमित का सहयोग कर रहे हैं तो पीडीएफ मुझे दिखा दीजिएगा। क्योंकि मुझे इतना याद है, मैंने जहां तक कल पढ़ाया था वहीं तक पीडीएफ दी थी।
अब देखिए आगे प्यारे बच्चे, 1930 में 35 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ये ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुकी हूं। 1931 कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आपका पहली बार, अगर पहले तो बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी कराची अधिवेशन में प्यारे बच्चे आपको बता दूं, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी को काले झंडे क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि लोगों ने गांधी जी को जिम्मेदार माना था सुखदेव, भगत सिंह जी और राजगुरु जी की जो फांसी की सजा उनको हुई थी 23 मार्च 1931 को, तो उसके लिए जिम्मेदार माना था गांधी जी को। लोगों का मानना था कि गांधी जी ने जानबूझकर उनको फांसी से नहीं बचाया, इसलिए इन्हें कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे, और इस अधिवेशन में किसानों के अधिकारों की बात हुई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कराची अधिवेशन कब हुआ, किसने अध्यक्षता की, और गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे। तो आप कहेंगे 1931 में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है बात अच्छे से समझ में? अब सुनो, आगे फिर आपका होता है 1937 पैसपुर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और गांव में हुआ पहला अधिवेशन है, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला 1938 हरिपुरा। हरिपुरा कहां पड़ता है? जे जी का मतलब है गुजरात, गुजरात में पड़ता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार लगातार आईएनसी के अध्यक्ष बने हैं। और दूसरी बार वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर गांधी जी से इनके डिस्प्यूट होंगे और ये त्याग पत्र देंगे। तो एक बार कब बने हैं? 1938 हरिपुरा, और दूसरी बार बनेंगे 1939 आपका त्रिपुरी। पहले आप बच्चे इतना नोट करो, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आप ये नहीं नोट करोगे तो काम चल जाएगा, मैं जो इंपॉर्टेंट बता रही हूं उसको जरूर नोट करना। तरुण कह रहे हैं मैम, जिसको आप इंपॉर्टेंट बोल रही हो वहां से क्वेश्चन आया था मॉक में, बिल्कुल आया होगा बेटा। ठीक है, लिख लिया है। अमित, मैं सबको नहीं बोलती हूँ, जिसको लिखना है वो लिखो क्लास में, जिसको बाद में लिखना है वो बाद में लिखो। ठीक है, आगे चल लें। चलो डन, बहुत बढ़िया। अब आइए बेटा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बोलूंगी वही सुनना है ध्यान से। मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं लिखवा देती हूँ, इस अधिवेशन को, है ना, लिखवा के लिख के समझा देती हूँ। इसके बाद जो अधिवेशन हुआ है बच्चे, वो हुआ था 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। और ये जो त्रिपुरी है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अब सुनिए, इस त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था? पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। चुनाव का मतलब क्या है मैम? आपका इलेक्शन से है बेटा, इलेक्शन हुआ था पहली बार। इससे पहले जो भी अध्यक्ष बनता था, इससे पहले जो भी अध्यक्ष बनता था वो आपका कब बनता था? वो हमेशा सहमति से बनता था, लेकिन यहां सहमति नहीं बन पाई। कारण क्या था मैम? कारण समझो बेटा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रही हूं। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस जी का ये कहना था
कि जो गांधी जी हैं उनके विचारों पर चलकर हम सारी चीजों को हासिल नहीं कर सकते जो कि हमें चाहिए। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं चीजें अभी, तो जो आपके गांधी जी हैं, गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने प्यारे बच्चे सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था। यहाँ पे इलेक्शन किस किस के बीच हुआ? तो आप कहोगे एक तरफ थे मैम सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया जी। और ये जो आपके थे, इनको समर्थन, इनके समर्थक कौन थे? इनके समर्थक थे गांधी जी। और गांधी जी ने ये कहा था कि अगर पट्टाभी सीतारामैया इस इलेक्शन में हारते हैं तो ये हार उनकी नहीं होगी बल्कि मेरी होगी। लेकिन उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, लेकिन उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या हुई थी? इस इलेक्शन में जीत हुई थी। आप लिख सकते हो। और पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई थी। ठीक है। और त्रिपुरी अधिवेशन में फाइनली जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बन गए थे? एससी बोस। अब एससी बोस अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन गांधी जी और इनके बीच के जो डिस्प्यूट्स थे वो खत्म नहीं हो रहे थे। वो खत्म नहीं हो रहे थे बेटा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जब डिस्प्यूट खत्म नहीं हो रहे थे और सुभाष चंद्र बोस जी को ये दिख गया था कि इस तरीके से काम कर पाना बहुत मुश्किल है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में यहां से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र मतलब आप कह सकते हैं रेजिग्नेशन। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और इनके त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बनता है, इनके बाद अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बेटा यहाँ पर चेयरमैन बन गए थे आपके इनके त्यागपत्र के बाद, सुभाष चंद्र बोस जी के। और यहां से त्यागपत्र देने के बाद में 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। लिख लीजिए बेटा जी इसको फटाफट से, लिख लीजिए इसको फटाफट से, लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है क्या पीडीएफ के अंदर? पीडीएफ के अंदर सब कुछ है। वोट, टोटल वोट इतने थे, इनमें इतने में से इतने वोट में ये जीते थे, सब लिखा हुआ है। पहले आप इसको नोट कर लें। लिख गया है? अच्छे से समझ आ गया कि क्यों रिजाइन दिया था? क्योंकि गांधी जी से इनके विवाद बढ़ रहे थे। अब देखिए आगे प्यारे बच्चे, उसके बाद में एक अधिवेशन है, रामगढ़ अधिवेशन, 1940 रामगढ़ सेशन। ठीक है मनोज, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी चेक कर लूंगी मैं, रुक जाओ। रामगढ़ अधिवेशन प्यारे बच्चे, अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद जी। इनका पूरा नाम है अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जी, अब्दुल कलाम आजाद नहीं है ये, अबुल कलाम आजाद। 1940 से 1945 तक, ठीक है, ये अध्यक्ष रहे। और मैंने कहा था कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन रहे? अबुल कलाम आजाद जी। और मैंने ये बताया था कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी ये रहे। तो ये लगातार 1940 से 1945 5 साल आईएनसी के अध्यक्ष रहे। ये बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद जी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है
उसके बाद एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नोट कर लिया, चलो बहुत शानदार। इसमें जो मैं आपको बताने जा रही हूं, इंपॉर्टेंट वाला है आपका 1946 मेरठ अधिवेशन। ठीक है, 1946 मेरठ अधिवेशन। तो 1946 से और 1947 तक एक ही अध्यक्ष रहे, आचार्य जेबी कृपलानी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, देखो लिखा हुआ है सामने, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला आप स्किप भी कर सकते हो। 1948 में बने थे पट्टाभी सीतारमैया। हाँ बच्चे, अबुल कलाम आजाद जी भारत के शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। वोट याद नहीं करने बच्चे, वोट नहीं याद करने। आगे बात समझ में? लिख लिया है, चलिए। अब देखिए यहां पर आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ये मैं आपको बता चुकी हूं। इसमें एक तरफ लिखा है कि कांग्रेस में कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष हुए हैं, तो 4 हुए हैं। और कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं, तो 3। एनी बेसेंट 1917, सरोजनी नायडू 1925 और नलिनी सेनगुप्त 1933। बेटा 2 घंटे की क्लास नहीं ले सकती हूँ, मेरी अगली क्लास है बच्चा। ये आप आराम से, ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब सुनिए यहां पर जो मेन चीज है, ये स्टेटमेंट काफी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट लिख दूंगी मैं, पहले तो ये लार्ड हटाओ यहां से। देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। इसको छोटा कैसे लिख सकते हैं मैम हम? इसको छोटा लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यक जनसंख्या का समूह किसने कहा कांग्रेस को? तो आप कहोगे कि मैम डफरिन, जो इसके स्थापना के समय पर भारत का वायसराय था। इसकी स्थापना के समय पर भारत का वायसराय डफरिन था। और डफरिन की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो कांग्रेस जनता का, इसने क्या कहा कि कांग्रेस जनता का अल्पसंख्यक समूह है। केवल आप इतना याद रख सकते हो, कांग्रेस जनता का अल्पसंख्यक समूह है। बेटा एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। बच्चे मेरी 5 बजे क्लास है और वो रेगुलर क्लास होती है, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी आपसे, एप्लीकेशन पे है। मेरा क्या जा रहा था, मैं वैसे भी तो आपको 1.5 घंटे पढ़ाती हूँ, कल 1.5 घंटे पढ़ाऊंगी। सेम टाइम पर क्लास होगी 12 बजे। शॉर्ट लिखवा दूं, कांग्रेस को अल्पसंख्यक वर्ग का समूह कहा। खत्म। ये रहा भाई शॉर्ट, डफरिन। अब करजन वाला भी शॉर्ट में लिखो, करजन वाला भी शॉर्ट में लिखती हूं। कांग्रेस अपने पतन पर खड़ी है। मेरी मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए, कि भारत में मेरे रहते हुए इसका अंत हो जाए। मेरे रहते हुए आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, इसका अंत हो जाए।
चाहे ऊपर वाली लाइन लिखो चाहे मेरी लिखो, बात वही है। किसने कहा था? कर्जन ने। तो कांग्रेस की मौत का इंतजार किसको था? कर्जन को। और यही कर्जन अभी बंगाल विभाजन में आप पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू गुलशन, थैंक यू सो मच बेटा। तो कर्जन किसका इंतजार कर रहा था मरने का? कांग्रेस का। फिर छोटा लिखा है, कर्जन ने एक स्टेटमेंट और दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दोनों इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए, कर्जन और डफरिन। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जी। यदि हम वर्ष में, आपको पता है वर्ष में एक अधिवेशन होता था, और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि एक वर्ष में एक बार टर्राने से मेढक क्या होता है, बरसाती सीजन में केवल एक बार लिखता है, सॉरी एक बार निकलता है, और फिर मेढक दिखता नहीं है। तो कहा मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटा आप इसको बाद में लिख लेना। उसके बाद में प्यारे बच्चे, कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा, अश्वनी दत्त ने। कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? अश्वनी दत्त। 3 दिनों का तमाशा, केवल इतना नोट करो, इंपॉर्टेंट नहीं है। लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कहा। ये सब किसके बारे में स्टेटमेंट है? सब कांग्रेस के बारे में। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम? नहीं। इसके बाद जो मैं बता रही हूं वो इंपॉर्टेंट आएंगे आपके, जैसे पहला स्टेटमेंट, याचना संस्था किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल जी ने। याचना संस्था किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल जी ने। लिखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। विपिन चंद्र पाल जी ने। पहला वाला इंपॉर्टेंट लिखिएगा फटाफट। विपिन चंद्र पाल जी ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और ये कहा है अरविंदो घोष ने। कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था। सुनिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अरविंदो घोष। अब एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आया और पूछा गया भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? तो आपने कहा कि मैम अरविंदो घोष, लेकिन अरविंदो घोष ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे? तब आप यहां लिखेंगे बिपिन चंद्रपाल। और दोनों ऑप्शन में हो तो अरविंदो घोष, मतलब प्राथमिकता किसको देनी है? अरविंदो घोष को। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिख दीजिए फटाफट। अब एक बच्चे का बहुत देर से डाउट आ रहा है, उसके लिए मुझे बैच को ओपन करना पड़ेगा। आप इसको नोट कीजिए जब तक मैं बैच को ओपन करती हूं, और फिर आपसे मैं पूछूंगी प्रश्न। देख लेती हूं मैंने क्या लिखवा दिया है। बेटा मनोज, आप बताओगे कहां पर है? क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। मनोज, आप मुझे बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज। मैंने 1880 1890 80 तो लिखवाया है। ये पीडीएफ खोल के रखी हूं मैं, ये देखो। और आप बच्चों एक बार चेक करो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू करने से पहले
मैंने आपको लिखवाया है कि एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर मनोज? चलिए, लिख लिया आपने, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब मैं पूछती हूं कुछ क्वेश्चन, चलो बताओ क्वेश्चन। आईएनसी का फर्स्ट सेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। बताइएगा, पहला तो अध्यक्ष कौन था, कहां हुआ, पहले कहां होने वाला था। आईएनसी की स्थापना कब, किसने, स्थापना के समय वायसराय, और बताना कांग्रेस शब्द कब और किसके सुझाव पर जोड़ा, कब और किसके सुझाव पर जोड़ा। कब और किसके सुझाव पर जोड़ा, यह आपको बताना है। अब देखो, अगर आप आंसर कर पा रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं। आईएनसी का, या कह सकते हैं आईएनयू की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, पहला अंग्रेज कौन था। देखो, आईएनसी का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, कहा हुआ था, बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय पहले कहा होने वाला था, पुणे में। स्थापना 28 दिसंबर 1885। ए ओ ह्यूम, वायसराय डफरिन। कांग्रेस शब्द कब और किसके सुझाव पर, 1885 में, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। नौरोजी। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम। आईएनयू की स्थापना 1884। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष, और पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी। पहला अंग्रेज बताओ, बदरुद्दीन तैयबजी। पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। पहला अंग्रेज कौन था, जॉर्ज यूल। उसके बाद में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब और कहां, पूर्ण स्वराज, इसकी मांग कब की गई थी, कहां की गई थी, और अध्यक्ष कौन थे। क्या सारे प्रश्नों के उत्तर आप कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो थम्स अप करो फटाफट। थैंक यू सुरेश।
1929 लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे? लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे? जल्दी से बताइए। बताइए बेटा। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, वेरी गुड। बंगाल विभाजन, कल का चैप्टर रहेगा आपका ये, बंगाल विभाजन। और मैं आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण, रियल रीजन, सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। सांप्रदायिकता थी, यानी कम्युनल बेस पर, क्योंकि अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, अंग्रेजों की एक नीति, अंग्रेजों की नीति, पॉलिसी ऑफ इंग्लिश, इनकी नीति थी फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये अंग्रेजों की एक नीति थी। और इन्होंने क्या किया बेटा, हमारे देश में कोई करेक्शन नहीं करना है खुशबू, वो ठीक है। हाँ ये देखो आशीष कह रहे हैं मैम और पढ़ा दो, तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ाने का। हाँ सही कह रहे हो बेटा, मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का और तुम्हारा मन करता है पढ़ने का। वेरी गुड। तुम्हारा बस नहीं चलता, पता नहीं वरना तुम क्या क्या बोल दो। ठीक है, तो फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाना ही इनका लक्ष्य था। मैं आपको ये बता दूं, अब आपका जो बंगाल विभाजन है, अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल विभाजन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था को सही से करने के लिए, किया जा रहा है। अंग्रेजों ने कहा कि भैया प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय बंगाल की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ बंगाल, वो हुआ करती थी 8 करोड़। कितनी थी बच्चे? 8 करोड़। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमें प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना है तो हमें क्या करना होगा? हमें बंगाल को विभाजित करना होगा। ठीक है, हमें बंगाल को विभाजित करना होगा। और बंगाल विभाजित करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही। लेकिन असली कारण क्या था? असली कारण था हमें सांप्रदायिकता के आधार पर बांटना। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप देखोगे कि बंगाल का जब इन्होंने विभाजन किया तो एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम, इस तरीके से विभाजित किया। एक बनाया मुस्लिम बहुल राज्य और एक बना दिया हिंदू बहुल राज्य। ठीक है, तो आप ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने क्या बताया? बंगाल विभाजन का कारण बताया था। और जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के समय
भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय वो था बेटा जी कर्जन। और ये बंगाल विभाजन कर्जन के ही दिमाग की उपज थी। कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था सांप्रदायिकता के आधार पर। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब जो ये बंगाल विभाजन था बेटा, जब हम बात करते हैं तो इसकी जो रूपरेखा, मतलब जो इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी, वो की गई थी 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन की घोषणा ये की गई थी 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था प्यारे बच्चे, तो बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ था उस दिन को हमने शोक दिवस के रूप में, पूरे देश में शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया था। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर वंदे मातरम के नारे लगाए गए थे। ये सब इस दिन हुआ था। किस दिन? जिस दिन ये बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अभी आपको ये 3 डेट याद रखनी है। और आपको मैं भी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी कि जब घोषणा हुई तो क्या हमारे यहाँ के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, या बंगाल विभाजन हुआ तो किन किन भागों में बटा, कौन से आपके पूर्वी बंगाल में आए, कौन से आपके पश्चिमी बंगाल में आए। और आपका इस समय पर जब इसकी घोषणा हुई तो 20 जुलाई को जब इन्होंने घोषणा की तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने, मतलब सॉरी, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल को विभाजित कर दिया। तो ये बंगाल विभाजन कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। अब जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हो हिस्ट्री में, उतना ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। और आपकी जो हैं जो चीजें हैं वो आपके क्वेश्चंस लगातार बन जाएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। मेरी क्लास है अगली यूपी पुलिस कांस्टेबल में, डेली 5 बजे होती है। कल आपकी क्लास अपने निर्धारित समय 12 बजे होगी। ठीक है, थैंक यू अजय। लेकिन बेटा मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं और भी आपको पढ़ा देती। यूपी ट्रिपल एससी पेट भी यहां से हो जाएगा और उससे पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइल करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।